किसी समय रंगापुर नाम के एक गांव में कृष्णा नाम का एक किसान रहता था। कृष्णा एक बहुत ही मेहनती किसान था। वो अपने खेतों में कद्दू की खेती किया करता था। अपने उगाए गए कद्दू को कृष्णा मंडी में नहीं बेचता था, बल्कि अपनी बैलगाड़ी में भरकर गांव-गांव जाकर बेचता था। एक बार एक आदमी कृष्णा के पास आया जो किसी दूसरे गांव से आया था, और वो कृष्णा से कहने लगा, अरे भैया, भाई साहब, नमस्कार नमस्कार। अरे मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। अरे मैं पास के ही गांव से तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे मेरे सेठ जी ने तुम्हारे पास भेजा है। अरे क्या है ना कि मेरे मालिक नगर की एक मंडी में थोक का व्यापार करते हैं। अरे भैया, ये मान के चलो कि मंडी में बहुत बड़ी दुकान है हमारे मालिक की, जिसमें वो कद्दू का व्यापार करते हैं। और मेरे मालिक को मंडी में बेचने के लिए चाहिए होते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में कद्दू। और क्योंकि तुम कद्दू की तो खेती करते हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अगर तुम्हें अपने खेत के कद्दू बेचने हैं तो भैया मैं उन कद्दुओं की अच्छी कीमत लगा दूंगा। बोलो। भैया आपने बहुत बढ़िया बताया, लेकिन माफ करिएगा भैया, मैं जो कद्दू अपने खेत में लगाता हूँ मैं उन्हें खुद ही बेचता हूँ। मंडी के दलालों को मैं अपना माल नहीं बेचता। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे 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 भैया, तुम कह क्या रहे हो? अरे आसपास के गांव के सभी लोग मेरे मालिक को ही अपना माल बेचते हैं। और फिर भैया, इस जगह जगह गांव गांव घूम कर अपना माल बेचने से अच्छा है कि उन्हें एक ही जगह पर अच्छी कीमत में बेच दिया जाए। क्यों, सही कहा ना? और तुम भी अगर मेरे मालिक को सारे कद्दू बेच दोगे तो तुम्हारी भी मेहनत कम लगेगी और पैसा भी अच्छा मिल जाएगा। फिर जाके अपने नए कद्दू उगाओ ना। अरे कद्दू बेचने में क्यों समय लगा रहे हो भाई? कद्दू उगाने में समय लगाओ, उगाने में, समझे? देखो भाई, मैं एक किसान हूँ और कड़ी मेहनत करना मेरे लिए कोई नया काम नहीं है। साथ ही साथ पैसा कमाने का लालच भी मुझ में नहीं है, बल्कि लोगों को साफ सुथरी सब्जी कम दामों में बेचना ही मेरा उद्देश्य है। और भैया, मैं इसी से संतुष्ट हूँ। मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं अपनी सब्जी मंडी में ना बेचकर सीधे लोगों को बेचूं। अब चाहे उसमें मुझे मुनाफा कम ही क्यों ना हो। ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है। मुनाफा और पैसा का भैया बहुत लालच नहीं है। और वैसे भी मंडी में जो माल बिकता है वो आम लोगों तक पहुंचते पहुंचते महंगा हो जाता है। इसीलिए मैं अपनी सब्जी मंडी में नहीं बेचूंगा। हमें माफ करिएगा भैया। मुझे लगता है कि अब तुम मेरी बात समझ जाओगे और तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, है ना भैया? ठीक है, नमस्ते। कृष्णा के समझाने के बाद वो आदमी ये बात समझ गया कि यहाँ पर दाल नहीं गलने वाली। वो आदमी वहाँ से चला गया। हमेशा की तरह कृष्णा अपने सारे कद्दू बैलगाड़ी पे लाद कर उन्हें बेचने के लिए निकल पड़ा। काफ़ी देर के बाद वो उदयगिरी नाम के एक गांव में पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत अंधेरा हो चुका था। अरे शाम ढल गई और अंधेरा भी हो गया। इतनी दूर चलते चलते मैं भी थक गया हूं और हमारे ये दो प्यारे बैल भी। ऐसा करता हूं कि आज रात यहीं पर गुजार लेता हूं। हाँ, यहां ठीक रहेगा। ये सोचते सोचते जब कृष्णा एक बड़े से घर के सामने से गुजरा तो उस घर के बाहर खड़े हुए एक आदमी ने कृष्णा को आवाज लगाई। ओ भाई, कौन? अरे कौन हो तुम? अरे भैया, हमारे गांव के तो नहीं लगते। कृष्णा ने देखा कि पहनावे से वो आदमी बहुत ही अमीर मालूम पड़ता था। नमस्ते नमस्ते भाई साहब। क्या है, मेरा नाम कृष्णा है और मैं गंगापुर गांव का हूँ। ये कद्दू बेचने के लिए मैं उदयगिरी गांव की तरफ जा रहा हूँ। अब क्या बताएं भैया, सुबह से गाड़ी खींचते खींचते
मेरे बैल थक चुके हैं और मैं उनको चलाते चलाते थक गया। इसीलिए आज रात को यहीं कहीं आसपास रुककर सुबह तक निकलने का इरादा है। तो थोड़ा आप मदद कर दीजिए और बता दीजिए कि इस गांव में रात को ठहरने के लिए क्या कोई जगह मिल जाएगी? सब मिलेगी, इसके लिए इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अरे तुम कहीं और क्यों जाओगे भाई, मेरा इतना बड़ा घर है, तुम आज रात इसी घर में रुक जाओ बस। इतना कहते ही कृष्णा ने अपनी बैलगाड़ी एक तरफ लगा दी। वो आदमी जिसके घर में कृष्णा रुका था उसका नाम सर्वेश्वर दयाल था। खाना खाने के बाद सर्वेश्वर दयाल कृष्णा से बातचीत करने लगा। हाँ, इतनी बड़ी हवेली, अरे बाप रे हुजूर, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। अरे आप जैसे दयालु लोग आज भी इस धरती पर हैं, इसीलिए हम जैसे गरीब लोग जी रहे हैं, वरना आज रात इस गांव में न जाने मुझे कितनी तकलीफ उठानी पड़ती। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, देखो कृष्णा, एक इंसान ही दूसरे इंसान की मदद करता है। अरे देखने में तुम तो बहुत मेहनती किसान लगते हो। अब ये मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम जैसे आदमी की सहायता करूं। अच्छा सुनो, एक बात तो बताओ, ये सभी कद्दू तुम्हारे खेत के हैं या किसी व्यापारी से लेकर बेचने के लिए निकले हो? ये कद्दू अरे नहीं नहीं साहब, ये तो हमारे अपने ही खेत की फसल है, व्यापारी से खरीद कर बेचूं इतना बड़ा आदमी मैं तो नहीं हूं। इसके बाद दोनों में काफी देर तक बातचीत होती रही। कृष्णा ने उसे बताया कि वो अपने खेत के कद्दू सीधे ग्राहकों को बेचने में विश्वास रखता है। ये सुनकर सर्वेश्वर दयाल ने कहा, आज के समय में तो मंडी के दलाल किसानों से कम दामों में माल खरीदते हैं और फिर उन्हें जमा करके ऊंची कीमतों पर ग्राहकों को बेचते हैं। बड़े चालाक हो गए हैं ससुरे, इसीलिए लोगों को महंगे दामों पर सामान खरीदना पड़ता है। अरे मुझे तो लगता है कि मंडी के लोगों का ये काम उचित नहीं है। हाँ, लेकिन बेचारे आम लोगों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा साहब। अरे आजकल तो यही सब कुछ हो रहा है और ऐसा ना हो, इसीलिए तो मैं अपने खेत के कद्दू सीधे ग्राहकों को कम कीमत पर बेचता हूं। हाँ, मैं समाज के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा कर पा रहा हूं, ये अच्छा लगता है ऐसा करके। हाँ सच में कृष्णा भाई, तुम्हारे विचार बहुत ही उच्चतम हैं। अगर सभी लोग तुम्हारे जैसे सोचने लगे तो सबका भला हो जाए। अच्छा सुनो, अब काफी रात हो गई है, तुम्हें सुबह जल्दी उठना है। और फिर सर्वेश्वर दयाल ने अपने घर के एक कमरे में एक चारपाई बिछाकर कृष्णा के सोने का इंतजाम कर दिया और खुद अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। अपनी चारपाई पर लेटने के बाद कृष्णा सर्वेश्वर दयाल के बारे में सोचने लगा। हाँ, ये कितना अच्छा इंसान है, इसने मुझ जैसे गरीब किसान को अपने घर में आश्रय दिया। सचमुच इतना धनी होने के बावजूद इसमें बिल्कुल भी अहंकार नहीं है। इसका मन सचमुच बहुत ही निर्मल है। बहुत बढ़िया, ऐसे इंसान भला आजकल की दुनिया में कहां मिलते हैं। अगली सुबह जब वो उठा तो वो फिर से सोचने लगा। हाँ, अच्छा लग रहा है अब। हाँ, इस घर के मालिक सर्वेश्वर दयाल ने अपने घर में आसरा देकर मेरी बहुत सहायता की है, तो क्यों ना एक काम किया जाए। हाँ, इसके बदले कुछ कद्दू भी उन्हें दे दिए जाएं। ये सोचकर कृष्णा जब कद्दू के ढेर के पास पहुंचा तो ये देखकर वो हैरान रह गया कि कद्दूओं का ढेर आधा ही रह गया था। वो तुरंत घर के मालिक सर्वेश्वर दयाल के पास गया और उससे कहने लगा,
अरे 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 साहब, मैंने रात को आपके आंगन में जो कद्दुओं का ढेर लगाया था, अरे उसमें से आधे कद्दू गायब हैं। अरे क्या हो गया है? क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? उसकी बात सुनकर सर्वेश्वर दयाल को गुस्सा आ गया और वो कहने लगा, राम 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 राम, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो तुम जैसे आदमी को अपने यहाँ पर आसरा दे दिया। एक तो मेरे घर में रहे, ऊपर से मुझ पर चोरी का इल्जाम भी लगा रहे हो, हैं? अरे भाई, तुमने पहले मेरा विश्वास जीता और फिर मेरे साथ विश्वासघात किया। अरे मैं तो तुम्हें एक बहुत भला इंसान समझ रहा था, लेकिन तुम तो एक बहुत ही चालबाज और धोखेबाज इंसान निकले। मेरे सो जाने के बाद तुमने मेरे कद्दू चुरा लिए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है कि नहीं है? जिस थाली में खाया उसी में छेद करते हो। मैंने तुम्हारी सहायता की और तुम मुझ पर ही झूठा आरोप लगा रहे हो। असल में गलती मेरी है जो मैंने तुम जैसे आदमी को अपने घर में आसरा दिया और बेवजह ही मुसीबत मोल ले ली है। सर्वेश्वर दयाल की बात सुनकर कृष्णा को और भी अधिक गुस्सा आ गया और वो कहने लगा, वाह 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 वाह, एक तो आपने चोरी की, ऊपर से सीना चोरी कर रहे हो। ए, झूठ मत बोलो, चुपचाप मेरे कद्दू लौटा दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अच्छा, तो तुम मुझे धमका रहे हो? चुपचाप ससुर के नाती यहाँ से शराफत से निकल जा, वरना अपने आदमियों को बुलवाकर तुझे धक्के मार के यहाँ से निकलवा दूंगा। बहुत देर से तेरी बकवास सुन रहा हूँ, लेकिन अब और नहीं सुनूंगा, बेईमान कहीं का। सर्वेश्वर दयाल के धमकाने पर कृष्णा मन ही मन में सोचने लगा, हाँ, अब इससे तो बात करना ही बेकार है। कृष्णा ने अपने बाकी कद्दुओं के साथ सर्वेश्वर दयाल के घर से निकल गया। कृष्णा सीधा गांव के मुखिया के पास गया। कृष्णा ने मुखिया जी को सर्वेश्वर दयाल के यहाँ पर हुई सारी घटना विस्तार पूर्वक बताई। सारी बातें सुनने के बाद मुखिया जी कहने लगे, अगर सचमुच तुम्हारे कद्दू सर्वेश्वर दयाल ने ही चुराए हैं, तो मैं अवश्य ही उन्हें वापस दिलवा दूंगा। लेकिन ये बताओ कि तुम तो कह रहे थे कि वो बहुत ही अमीर आदमी है, तो फिर एक अमीर आदमी भला ऐसा काम क्यों करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और ने तुम्हारे कद्दू चुराए हो? अरे नहीं मुखिया जी, मुझे पक्का विश्वास है कि ये काम उसी आदमी का है। ठीक है, तो उससे बात करने के बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। मुखिया ने उसी समय सर्वेश्वर दयाल को बुलाने के लिए कुछ आदमियों को भेज दिया। जब सर्वेश्वर दयाल वहां पहुंचा तो कृष्णा को वहां देखकर वो तिलमिला उठा। अरे मुखिया जी, मैं एकदम निर्दोष हूँ। इस किसान को मैंने, देखिए, रात को अपने घर में रुकने के लिए आसरा दिया। अरे मेहमान समझ के मैंने कहा रुक जा भैया। ठीक है, रात में बेचारा थका था, इसके बैल थक गए थे, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। और ये निकला एहसान फरामोश कि मुझ पर ही आरोप लगा रहा है। अरे भला मैं इसके कद्दू क्यों चुराने लगा? मेरे तो खुद के खेत में अच्छे अच्छे कद्दू उगे हुए हैं, तो भला मैं इसके कद्दू क्यों चुराऊंगा? अरे मेरे कौन सा कमी पड़ रही है? लेकिन ये ऐसा आरोप मुझ पर क्यों लगा रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये आप इसी से पूछिए। मुझे तो लगता है कि तुम सच कह रहे हो, लेकिन चोरी तुम्हारे ही घर में हुई है, तो तुमने ये चोरी नहीं की, ये बात तुम्हें ही साबित करनी होगी। इसीलिए तुम्हारे खेत में जो कद्दू उगे हैं, उनमें से एक कद्दू तुम यहां पर लेकर आओ। ये सुनते ही सर्वेश्वर दयाल अपने खेत से कद्दू लाने के लिए चला गया। उसके जाने के बाद मुखिया एक बार फिर से कृष्णा से पूरे मामले की जानकारी लेने लगा। इस बीच सर्वेश्वर दयाल अपने खेत से कद्दू लेकर वापस लौट आया
मुखिया ने कृष्णा की बैलगाड़ी में से एक कद्दू मंगवाया और फिर दोनों कद्दुओं को एक साथ रख दिया गया। मुखिया के अलावा वहाँ पर गांव के कुछ और भी लोग मौजूद थे। मुखिया ने वहीं पर मौजूद एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, दामोदर। इसका नाम दामोदर और ये तरह तरह की सब्जियों का अच्छा पारखी है। सब्जियों की गुणवत्ता के बारे में ये बहुत अच्छी तरह से जानता है, इसीलिए मैंने इसे यहाँ पे बुलवाया है ताकि ये दोनों कद्दुओं की अच्छे से जांच पड़ताल कर सके। और फिर मुखिया ने दामोदर से कहा, दामोदर, क्या तुम इन दोनों कद्दुओं की जांच करके ये बता सकते हो कि ये दोनों कद्दू एक ही खेत के हैं या फिर अलग अलग? दामोदर दोनों ही कद्दू को बड़े ही गौर से देखने लगा और कहने लगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये भी, हाँ, इसकी बनावट भी ठीक है। इसका जो ऊपरी हिस्सा, निचले का हिस्सा ठीक है। देखिए, मैं साफ साफ बताऊं तो देखने में तो कोई फर्क नजर नहीं आता है, इसीलिए इनके स्वाद को चक्कर देखना होगा। अगर ऐसा है तो तुरंत इन दोनों कद्दुओं को चखो और मुझे बताओ। मुखिया के कहने पर दामोदर ने एक चाकू से सर्वेश्वर दयाल के लाए हुए कद्दू को काटा। जैसे ही उसने वो कद्दू खाया, उसे तुरंत जैसे कोई दौरा पड़ने लगा, वो हाथ पैर मारने लगा। तभी मुखिया ने एक दूसरे आदमी से कहा, अरे शास्त्री जी, आप तो वैद्य हैं ना? अरे जरा देखिए तो सही, दामोदर को क्या हो गया? अरे ये तो अच्छा भला यहाँ पर आए थे, पर पता नहीं कहाँ क्या हो गया, कहीं मर न जाए। आप तुरंत इनका इलाज कीजिए। देखिए, जल्दी से देखिए, जल्दी देखिए। मुखिया के ऐसे कहते ही वैद्य ने दामोदर की जांच पड़ताल की। अरे 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 भाई, अवश्य ही इस कद्दू में जहर था, इसीलिए कद्दू को खाते ही इसकी ये हालत हो गई। इसे इलाज के लिए तुरंत मेरे घर ले जाना पड़ेगा, जल्दी करो। और फिर कुछ लोगों की सहायता से उस आदमी को उठाकर इलाज के लिए अपने घर ले गया। इसके बाद मुखिया ने सर्वेश्वर दयाल से कहा, अरे भाई, ये सब क्या मामला है? तुमने अपने खेतों में जहरीला कद्दू लगाया है क्या? अरे तुम लोगों को जान से मारना चाहते हो? कुछ दिन पहले भी मैंने ऐसा ही एक मामला सुना था जिसमें जहरीला कद्दू खाने से किसी की मौत हो गई थी। मुझे तो लगता है कि वो कद्दू भी तुमने ही दिया होगा। अगर दामोदर को कुछ हो गया, याद रखना, उसकी मौत की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अब तो तुम्हारे ऊपर चोरी के साथ साथ हत्या का भी मामला जुड़ गया है। अब तो भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकते हैं। ये सुनते ही सर्वेश्वर दयाल डर गया और वो मुखिया को घर के अंदर एक एकांत जगह पर ले गया और उससे कहने लगा, अरे मुखिया जी, थोड़ा सुनिए, इधर आइए। मुखिया जी, अब देखिए, ऐसा है कि मुझे माफ कर दीजिए। वो कद्दू मेरे खेत का नहीं है, बल्कि ये तो उस किसान कृष्णा का ही कद्दू है। अरे उसके ही कद्दू जहरीले हैं। अगर ये बात मुझे पता होती तो मैं उसके कद्दू चुराता ही नहीं। देखिए, अगर आप इस अपराध का दंड देना चाहते हैं तो उस कृष्णा को दीजिए ना, क्योंकि ये कद्दू उसी के हैं। हाँ, अगर आप मुझे इस समस्या से बचा लेंगे देखिए, मैं आपको माला माल कर दूंगा। हाँ, अरे बहुत धन दूंगा मैं आपको। आप सोच के देखिए एक बार। ये सुनकर मुखिया को क्रोध आ गया और वो कहने लगा, वाह वाह वाह, मुझे माला माल करोगे? अरे एक तो तुमने खुद चोरी का अपराध किया, ऊपर से मुझे रिश्वत देकर इसमें शामिल करना चाहते हो। अरे कृष्णा को बलि का बकरा बनाना चाहते हो क्या? मुझे तो पक्का यकीन हो गया है कि इससे पहले भी तुमने कई अपराध किए होंगे। तुम्हें क्या लगता है कि हर आदमी तुम्हारे जैसा लालची होता है? तुमने मुझे भी एक लालची इंसान समझा जो रिश्वत का पैसा हजम कर जाऊं? तुम्हें मालूम है कि मुझे रिश्वत देना भी एक अपराध है। अगर तुमने अपना अपराध मान लिया होता तो ज्यादा बेहतर होता। अब तुमने 3 अपराध कर दिए हैं, जान लेने का,
चोरी का और मुझे रिश्वत देने का। तभी वहां पर कृष्णा, दामोदर और वो वेद भी आ पहुंचे। उन तीनों को देखकर सर्वेश्वर दयाल चौंक गया और कहने लगा, अरे 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 अरे, इधर देखो भैया, देखो तो जरा, दामोदर तो एकदम ठीक है। अरे उसे तो कुछ नहीं हुआ, वो एकदम सही सलामत है। लेकिन अगर उसे कुछ हो भी गया होता तो उसमें भी भैया मेरा कोई कसूर नहीं था, क्योंकि ये कद्दू मेरा था ही नहीं। वो कद्दू तो मैंने इस किसान कृष्णा का चुराया था। अब क्योंकि वो कद्दू मेरा नहीं था, इसलिए अब मुझ पर किसी की हत्या या हत्या करने का अपराध नहीं बन सकता। सर्वेश्वर दयाल, अब तो तुमने ही अपनी चोरी का अपराध खुद ही स्वीकार कर लिया। तुम अपना अपराध अपने मुंह से स्वीकार कर लो, इसीलिए हम सब ने मिलकर ये नाटक किया था। असल में दामोदर कोई सब्जियों का ज्ञाता नहीं है और ना ही वो आदमी कोई वैद्य है। ओ वैद्य जी, क्या देखो, कृष्णा के पास इस बात का कोई सबूत नहीं था, इसीलिए यह सारा का सारा जाल बिछाया गया। अरे दामोदर ने तो कद्दू खाकर बेहोश होने का सिर्फ नाटक किया था। अरे बात असल में तो यह है कि कुछ दिन पहले तुमने जिस आदमी को कृष्णा के पास कद्दू खरीदने के लिए भेजा था ना, उस रात कृष्णा ने उस आदमी को तुम्हारे ही घर पर काम करते हुए देख लिया था। अब तो मामला बिल्कुल साफ हो गया। कृष्णा ने हमें पहले ही बता दिया था कि तुमने एक आदमी को पहले से ही इसके घर पर कद्दू खरीदने के लिए भेजा था। कृष्णा ने तुम्हारे भेजे हुए आदमी को कद्दू नहीं बेचे, इसीलिए तुमने इसे अपने घर के सामने रोककर अपने घर में रुकने की जगह दी और इसके आधे कद्दू चुरा लिए। अरे तुम्हारे जैसे मंडी के दलाल ऐसा नीच काम करेंगे? छी, मैंने सोचा भी नहीं था। भाई सर्वेश्वर दयाल, मुझे तो तुम जैसे लोगों की सहायता नहीं चाहिए। तुम्हारे जैसे घटिया दलालों की वजह से ही मंडी में किसानों का नुकसान होता है। माफ करना भैया, गलती हो गई जो तुम्हारे यहां आ गया मैं। हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है कृष्णा। अरे तुम्हारी समस्या के बारे में मैं राज्य के महाराज से बात करूंगा। और फिर कृष्णा को सर्वेश्वर दयाल के द्वारा चुराए गए सारे कद्दू वापस दिलवा दिए गए। और फिर मुखिया ने कहा, आज के बाद अगर किसी मंडी के दलाल ने किसी किसान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसे भयानक दंड दिया जाएगा। जब गांव के बाकी किसानों को कृष्णा के साथ हुई इस घटना के बारे में पता चला तो मुखिया और कृष्णा की सूझबूझ और बुद्धिमानी की तारीफ करने लगे। इसके बाद कृष्णा अपने सारे कद्दू लेकर आगे बढ़ गया। उसने अपने सारे कद्दू उचित दामों पर बेचे और वापस अपने गांव लौट गया।